सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अंशुमान, यस सर। क्विज आ गई थी आपके पास? यस सर। वैष्णवी, यस सर। हाँ बेटा, आपका फी बहुत पेंडिंग है, क्या बात है? सर कल तक हो जाएगा। असल में सर वो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी ट्रांजैक्शन में, तो इसी वजह से वो दूसरे बैंक हाँ, में इसको है। बेटा कराओ, क्योंकि नुकसान हो रहा है बेटा आपका। यस सर, आज जाएंगे बैंक। तो कल सर कॉलेज खुला होगा? कॉलेज रोज खुल रहा है, आप कोई लॉकडाउन थोड़ी ना है। कॉलेज रोज खुल रहा है। ठीक है सर, कल हो जाएगी। गुड मॉर्निंग सर। चलिए फटाफट, तो पेपर खत्म हो रहा होगा। बहुत कम लोग ने ज्वाइन किया, अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं क्या? राज, तो पेपर तो 10 बजे और हो चुका है। अभी भी कर रहे हैं लोग? हाँ सब कर रहे होंगे, पता नहीं सर। कुशाग्र, यस सर। बेटा आपका जो है अटेंडेंस बहुत लो है, बहुत पुअर अटेंडेंस है आपका। तो यस सर। दिक्कत बढ़ेगी बेटा आपको। इसको जल्दी जल्दी इम्प्रूव करिए। यस सर। हाँ, रेगुलर क्लास करिए बेटा, क्योंकि यूनिवर्सिटी अब डिसाइड ये भी कर रही है कि वो सारे प्रोफेशनल कोर्स का एग्जाम कराएगी। प्रमोशन वाला आइडिया उन्होंने एक तरफ अभी रखा हुआ है, ऑप्शन में रखा हुआ है, लेकिन जो एक दूसरा अल्टरनेट है कि वो जितने भी आपके प्रोफेशनल कोर्स हैं उनका एग्जाम कराएंगे। अब वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वो बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी वो इस ऑप्शन के साथ भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी लोग इस पे ध्यान रखिए, ठीक है? आदित्य सिंह, यस सर। बेटा आपका फीस बहुत कम है, तब भी आप उसको पे नहीं कर रहे हो। 1080 रुपए है। सर। हाँ बेटा, यस सर। इसको पे करो ना, क्योंकि फिर आपका नुकसान हो रहा है इनसे। ओके सर। इंतजाम करके कहीं से भी इसको करो बेटा। सुन रहे हो मेरी बात बेटा? यस सर। यस सर। हाँ, नुकसान हो रहा है बेटा फिर आपका। अभी मंडे को भी क्विज है अपने यहाँ, यस सर। हो सकता है उसके बाद क्लास पे भी नंबर आ जाए, तो इन सब चीजों से बचिए। कल हम लोगों ने केस टूल डिस्कस किया था। आज हम लोग एक बार फिर से, जो लोग नहीं आए थे, एक बार केस टूल का वो डायग्राम डिस्कस करेंगे। क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है केस टूल। केस टूल आप समझ लीजिए कि जो हम लोग अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप लोग लैब कर रहे हैं, उसमें जितने भी डायग्राम है, तो जिस प्लेटफॉर्म पे आप डायग्राम बना रहे हैं, जिस टूल को यूज करके आप डायग्राम बना रहे हैं, उसको हम लोग केस टूल कहते हैं। आदित्य, चंद्रा,
यस सर। क्या बात है भाई, बहुत तुम्हारी अपसेट लग रही है। इस पूरे सर वीक में ये फर्स्ट क्लास है तुम्हारी। हाँ सर। ऐसा क्यों है बेटा? सर थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा था सर, वाईफाई में कुछ दिक्कत आ गई थी, अभी अरे सही ये हुआ तो था। पिछले बार भी आ रहा था, सर लास्ट अभी टाइम भी तो सर यही नहीं दिक्कत थी। सर, अभी हुआ था अभी पता नहीं सर, मंडे अंडे से होने लग गया सर, अभी इसको सही करवाया आज देखिए ही। मैंने आपसे पहले बात भी हुई थी, तो आपने जो है, जब हम लोग की ऑफलाइन क्लास थी तब भी आपने बड़े उससे कहा था कि नहीं हमारे साथ दिक्कत है, सारी बात सुन ले रहे हैं, यस सर। कंसीडर भी कर ले रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन उसका वही है कि आपको अपनी अटेंडेंस मेंटेन ही करनी होगी। समझ यस रहे हो सर। आदित्य? यस सर। हाँ, सॉल्यूशन यही है, बात सुन ली जा रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी बात कह भी रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन यही है कि अटेंडेंस अगर आपकी नहीं होगी तो बहुत दिक्कत होगी आपको। ठीक है, इसमें हम लोग चाह के भी कुछ करेंगे नहीं। क्विज कैसा हुआ आपका? सर ठीक ठाक है सर। सर कुछ थोड़ा आखिरी के आंसर रह गए थे सेकंड पार्ट में। लवप्रीत, यस सर। सक्सेसफुली काम हो गया क्विज? यस सर। यस सर, हो गया सर। बहुत मेहनत की है, कल शाम को 6 साढ़े 6 बजे घर गया हूँ। थैंक यू सर। आप अनिल गुप्ता इन सबका जो लास्ट मोमेंट में जो आया है, और अंशुमान ने तो एकदम रात में पेमेंट किया, फोन पे जो है करके, और सुबह अकाउंट ऑफिस खुलवा करके जो है आप लोग का सब सेटल कराया है। तो थैंक यू सर। जिनका भी है वो लोग इसी ड्यूरेशन में, आज ही का दिन है, कल है सेकंड सैटरडे, आज करा लीजिए, तो कम से कम ये सारी सिचुएशन आपको मंडे को फेस ना करनी पड़े। समझ रहे हैं सभी लोग, XYZ। और जिन्होंने भी अभी फिलहाल कोई भी डेट दे के रखी हुई है, जैसे कोई 15 कह रहा है, कोई 20 कह रहा है, एक्सक्यूज मी सर। तो आज 11 हो गई है, इसमें संडे आप निकाल दीजिए, तो इस बीच काफी लोगों का लॉस हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि अभी कहीं से मैनेज करके इधर कंप्लीट करिए, तो इन प्रोसेस से तो बच जाएंगे ये सब जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। समझ रहे हैं? आदित्य कुछ कह रहे थे, आदित्य चंद्रा। यस सर। बताओ सर बेटा। सर ये कह रहे हैं सर, जो फाइन लगा था सर उसके लिए बात भी करी थी सर, कोई एक्शन हो ही नहीं रहा उसके लिए, तो कोई क्या किसी ने सलूशन। अभी आपको फोन करके बोला है? सर मैंने कॉल करी थी निखिल सर को, तो उन्होंने कहा कि डायरेक्टर सर को मेल डाल दीजिए, वही इसके बारे में कुछ कर सकते हो, वो भी किया, उसमें भी कोई रिप्लाई नहीं है। तो वो केस पर अभी आपको क्विज देने को मिली कि नहीं मिली? यस सर। तो बस ठीक है, वो उनके नॉलेज में है, आप ही नहीं, बहुत बच्चे हैं इसमें। ओके सर। नहीं ठीक सर, है, क्योंकि फिर बाद में सर, फिर बाद में बोला जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत अरे होगी। तो तब भी अनाउंस किया जाएगा, कुछ बताया जाएगा। हाँ सर। ठीक है, यस सर। अभी तो हमने उनका नाम ही नहीं लिया है बेटा, आपका नाम नहीं है ना उसमें, क्यों परेशान है? अभी आपकी बात जहाँ जो जेन्यून है वो बात तो हमने रखी हुई है वहां पे। कुछ भी एक्शन होगा तो बताया जरूर जाएगा, एक बार आपको पहले इन्फॉर्म जरूर, और फोरम क्लास ही है हमारा। ठीक है, यस सर। देखिए स्क्रीन शेयर हो रही होगी। यस सर। कल हमने आर्किटेक्चर ऑफ केस टूल डिस्कस किया था, बहुत बच्चे नहीं थे, तो मैं थोड़ा सा एक बार और इसको ब्रीफ करूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ये केस आर्किटेक्चर ऑफ केस टूल। इसमें मैंने आपको बताया था जो हमारा पूरा केस इन्वायरमेंट है या आर्किटेक्चर है, ये एक्चुअली जो इसके कंपोनेंट्स हैं, ये 4 कंपोनेंट्स हैं। टॉप डाउन अप्रोच, अगर आप नीचे से बात करते हैं तो बॉटम अप अप्रोच में ये सारे फॉलो होते हैं हमारे। तो अगर हम सबसे ऊपर जो लीस्ट प्रायोरिटी की बात करें, लेकिन हम लोग यूजर इंटरेक्टिव पेज इसलिए बनाते हैं कि यूजर से डायरेक्टली कांटेक्ट करें,
यूजर इंटरफेस लेयर which deals with user interactive pages, ठीक, जिसको हम लोग इंटरफेस टूल किट भी कहते हैं। तो जो भी आप फॉर्म बनाते हैं, जो पेज बनाएंगे, वो इसी कैटेगरी में आता है। इसका फोन बज रहा है भाई, फोन अपना बंद करो। यूजर इंटरफेस लेयर, it incorporates a standardized interface toolkit with a common presentation protocol। अभी हम लोग OSI मॉडल भी पढ़ेंगे। OSI मॉडल में जो 7 लेयर्स होती हैं, उसमें जो टॉप मोस्ट लेयर होती है प्रेजेंटेशन लेयर, यानी यूजर के सामने फॉर्म का प्रेजेंटेशन कैसा होगा, इंटरफेस कैसा होगा, उस इंटरफेस में कैसी रिक्वायरमेंट हम एक्सेस करेंगे, लेंगे, या कुछ ऐसा भी होता है कि जब हम रिक्वायरमेंट भी रिफाइन कर लेते हैं, हमारा क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है। यूजर के पास इंफॉर्मेशन तो होती है, लेकिन हम उसको बताते हैं कि उस इंफॉर्मेशन को वो किस फॉर्म में हमारे उस इंटरेक्टिव पेज में फिल करेगा। ये सारा काम यूजर इंटरफेस लेयर के थ्रू होता है। फिर आपका आता है टूल मैनेजमेंट सर्विस या टूल किट होती है। ये केस टूल्स एक्चुअली यही होते हैं, टूल्स लेयर, जो कि कैरीड आउट होते हैं विद द हेल्प ऑफ टूल मैनेजमेंट सर्विसेज TMS, which incorporates a set of tools and also tools management services। तो जब हम मल्टीटास्क करते हैं, ऐसा भी होता है, और ऑब्वियसली ये होगा ही होगा कि इन अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसीजर फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट you may be use more than one case tools। तो वो मल्टीटास्किंग को मैनेज करना, उन टूल्स को मैनेज करना, ये सारा काम जो है आपका टूल मैनेजमेंट सर्विसेज की कैटेगरी में आता है। थर्ड है हमारा ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट लेयर। ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट लैंग्वेज के थ्रू परफॉर्म होता है। इट परफॉर्म द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट फंक्शन, और जितना भी टूल किट, आयुष प्रताप सिंह, जितने भी टूल किट और रिपोजिटरी के बीच की डीलिंग जो है, समझ रहे, वो आपका ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट लेयर विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट लैंग्वेज के थ्रू ही परफॉर्म होता है। ऑब्जेक्ट डेटाबेस का यहीं पे मेन रोल भी होता है, और जितना भी कंसर्न है, वेदर इट इज फंक्शन, डेटा, हमने इसको जो नया नाम दिया है, नए कॉन्सेप्ट को यूज किया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करके ही अपने इस केस टूल के थ्रू प्रोसेस करते हैं सारे टास्क, जिसमें हमारे बहुत सारे अलग फंक्शंस, प्रॉपर्टीज होते हैं। इनकैप्सुलेशन है आपका, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है, एंड आल्सो ऑब्जेक्ट प्ले अ वाइटल रोल। तो ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट लेयर का काम ऑब्जेक्ट को मैनेज करना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जैसे मैंने बताया, सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा, ये नीचे भरा ही पड़ा है। अगर हम बात करें कि कल भी हमने एग्जाम्पल दिया था, क्रू मेंबर्स, स्पॉट बॉयज, नाइट बॉयज, मेकअप मैन, ये सबको हम बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन ये रीढ़ की हड्डी होते हैं, बैकबोन होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसीजर के लिए, या किसी भी फिल्म मेकिंग जो या प्रोडक्शन हाउस के लिए। सेम उसी कॉन्टेक्स्ट में जो हमारी रिपोजिटरी मतलब डेटाबेस, जो मेन पूरा इंफॉर्मेशन जो हमने उससे ली हुई है, यूजर इंटरेक्टिव पेज से और डिफरेंट फॉर्म में उसको चेक करते हुए जो स्टोर है, वो स्टोरेज होता है, वो इस रिपोजिटरी में होता है, which sometimes known as in context of case environment or architecture as case database, computer aided software engineering database। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन हमारे इस केस डेटाबेस में होती है। इंफॉर्मेशन को जो हम सेव करते हैं, इसके दो पर्पस होते हैं, एक तो फॉर फ्यूचर यूज,
और दूसरा कोई भी क्वेरी, कोई भी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेव्ड डेटाबेस जो आपने ही सेव किया है, लेकिन बाय यूजिंग सम मैनिपुलेशन, सम परफॉर्मेंस, उसके बाद उसको इंफॉर्मेशन को और ज्यादा रिफाइंड और प्रोसेस्ड वे में यूजर के कंसोल पे प्रेजेंट करना भी एक टास्क है। केस डेटाबेस इसको बहुत इंपॉर्टेंट टास्क लेकर के परफॉर्म करना है। तो दिस इज द केस रिपोजिटरी डायग्राम। कल मैंने एडवाइस भी किया था, ये डायग्राम भी सब लोग जरूर बना लीजिए। वो भी है, वो का आर्किटेक्चर है, और ये केस रिपोजिटरी का है। अगर नोट्स आ गया, केस डेटाबेस के बारे में आ गया, या कोई और ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ गए, शेयर्ड रिपोर्टिंग लेयर के कितने पार्ट होते हैं, डेटाबेस और एक्सेस कंट्रोल फंक्शन होता है, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट लेयर ये काम ये करता है, तो ये डायग्राम भी आपके माइंड में होना ही चाहिए। क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव बनाने हम किसी तरह बना सकते हैं, दो ये देंगे और उसके बाद दो गलत दे देंगे, दो सही होंगे। So this is recap of yesterday's lecture. Now come to our new topic. देख पा रहे हैं? थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया है, स्नैप पे हो सकता है थोड़ा ब्लर भी आ रहा हो। यस सर, दिख रहा है। पढ़ने में आ रहा है, नहीं तो मैं इसको समझाऊंगा भी। जी सर आ रहा है। पढ़ रहा है सर। हाँ, तो हेडिंग बना लीजिए, कैटेगरीज ऑफ केस टूल या टाइप्स ऑफ केस टूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आर्किटेक्चर मैंने बताया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें दो ही टॉपिक सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, आर्किटेक्चर और टाइप्स। बाकी एडवांटेज डिसएडवांटेज तो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, छोटे क्वेश्चन तो उससे बनेंगे, लेकिन इसमें जो केस टूल में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और रिपीटेडली मैं जब भी बात करता हूँ तो सब्जेक्टिव पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, मैं ऑब्जेक्टिव की बात ही नहीं करता हूँ। ऑब्जेक्टिव तो बनेंगे बनेंगे, तो जब मैं सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, ये आपके फर्दर कैरिकुलम, चाहे वो समर ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट हो या मेजर प्रोजेक्ट हो, उससे भी डायरेक्टली रेलिवेंट है। तो उसमें कैटेगरीज ऑफ केस टूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। केस टूल के दो ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एक तो उसका आर्किटेक्चर और बाकी टाइप्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन, एडवांटेज डिसएडवांटेज वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी फिलर्स की तरह काम करेंगे। वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो भी फिलर्स की तरह। लेकिन ज्यादातर अल्टरनेट पेपर जो बनता है, तो एक साल ये पूछा जाता है, एक साल वो पूछा जाता है। ये का मतलब जो इस समय हमारे यहाँ हेडिंग आप देख पा रहे हैं, टॉपिक देख पा रहे हैं, कैटेगरीज और टाइप्स ऑफ केस टूल, और कभी आर्किटेक्चर ऑफ केस टूल को डिस्कस करते हैं। So there are three types of case tools or categories of case tool as given below. पहला है वर्टिकल केस टूल। मैंने अभी आपको एक पीपीटी भी दिखाई थी, जो हमने कहीं से रेफर की थी, लेकिन हमने इसलिए अपने कंटेंट रखे कि वो जो उन्होंने दिया है वो एक पर्टिकुलर केस टूल का खुद का एक पार्ट या सब टाइप है। मैंने यहाँ पे पूरा जनरलाइज वे में इसको कैटेगराइज किया है, और इसी हिसाब से ही हम इसको डिस्कस करते हैं। इसीलिए मैंने अपने ओरिजिनल नोट्स के साथ ही इसलिए इसको परसू कर रहे हैं। पहला पॉइंट है वर्टिकल केस टूल्स। तो हेडिंग जरूर बना लीजिए और लिखते जाएंगे। बहुत ज्यादा नोट्स में मैटर बहुत हमने डीप में समझाया है, लेकिन बहुत ज्यादा फिल करने की कोशिश नहीं की है, बाकी उसको समझ के आप एलोबरेट कर पाएंगे। तो नोट्स का मतलब नोट्स ही है, पूरी बुक नहीं है। So vertical case tool, it provides support for criteria and certain activity within a interface of software life cycle. ठीक, ये टूल जो है फर्दर टू टाइप्स के केस टूल होते हैं। पहला होता है ए पॉइंट, लिखिएगा, दिस इज ए पॉइंट, फर्स्ट कैटेगरी केस टूल। फर्स्ट पॉइंट है, ए पॉइंट है, फर्स्ट कैटेगरी केस टूल। इट इज सेट ऑफ केस टूल। फर्स्ट कैटेगरी जो केस टूल है, इट इज सेट ऑफ केस टूल that
help in the phase of life cycle for software development process. और ये केस टूल जो आपके बिगिनिंग फेज है, बिगिनिंग फेज यानी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, फीजिबिलिटी स्टडी और एनालिसिस तक ही यूज होते हैं, इसलिए इनको हमने फर्स्ट कैटेगरी केस टूल बताया है। और जो हमने इनको कैटेगराइज किया है वर्टिकल केस टूल को, ये SDLC के फॉर्म में फर्दर 2 कैटेगरी में बाइफरकेट कर दिया गया, फर्स्ट कैटेगरी एंड सेकंड कैटेगरी केस टूल। तो फर्स्ट कैटेगरी केस टूल बिगिनिंग फेज ऑफ केस टूल के जो टर्म्स हैं या जो आपका SDLC प्रोसीजर है उसी में हेल्पफुल है। और साथ ही साथ ये केस टूल जब हम लोग डील करते हैं तो एक बार में एक ही फेज को कवर करते हैं। हो सकता है केस टूल ऐसे भी हो कि वो जो SDLC के फेज हैं वो कई फेज में कॉमन केस टूल भी यूज हो रहा हो, तो हम जब भी इसको परफॉर्म करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो एक फेज को ही एक बार में कंसीडर करते हैं। बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. कल नहीं आए थे तुम? सर कल मैंने इन्फॉर्म करवाया था सर, मेरे एरिया में पूरा लाइट आउट हो गया था सर रात भर से सर, इन्वर्टर भी डाउन हो गया था सर। सुबह क्लास कर रहे थे बट सर इतना वो इन्वर्टर ही डाउन हो गया सर, उसके बाद क्लास भी नहीं कर पाए। ठीक है, इसकी जो है सेकंड कैटेगरी है बी पॉइंट, सेकंड कैटेगरी केस टूल। So this category of case tool helps in more than one phase, but not support moving from one phase to its next phase. यानी जहां पे कहीं ये हो पॉसिबिलिटी हो कि आउटपुट ऑफ वन फेज विल बी द इनपुट ऑफ नेक्स्ट फेज, वहां पे इसका स्कोप रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। लेकिन एक साथ पैरेलली ये कई फेज में यूज हो सकता है। सेकंड कैटेगरी ऑफ केस डिजाइन है, डिजाइन के साथ साथ आप कोडिंग में सेम केस टूल यूज कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है। कोडिंग के साथ टेस्टिंग में भी अगर आपको लग रहा है या मेंटेनेंस कहीं कॉल हो गया तो भी सेम टूल आप यूज कर सकते हैं। कोडिंग और मेंटेनेंस पैरेलली भी चल सकते हैं, साइमल्टेनियसली भी चल सकते हैं। ठीक है, या आपने कोई कोड जो है बनाया, कोई फॉर्म बनाया, लेकिन वहां पे चेकिंग के ड्यूरेशन में जो आपने टेस्टिंग की है, यूनिट टेस्टिंग, और उसी समय वहाँ पे कुछ एरर्स आ गई, वो मेंटेनेंस हेड के थ्रू आपके पास दोबारा से करेक्शन के लिए आ गया, कोई रिपोर्ट लगा के देंगे कि ये फॉर्म में ये प्रॉब्लम है, तो इस केस में देयर विल ऑलवेज अ स्कोप टू मेंटेन दिस। तो ये पैरेलली भी आपका रन हो सकता है। सेकेंड है हॉरिजॉन्टल केस टूल। पहला था आपका वर्टिकल केस टूल और सेकेंड है हॉरिजॉन्टल केस टूल। तो जो हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं बैक एंड और फ्रंट एंड, वो इसी में आते हैं, हॉरिजॉन्टल केस टूल में ही आते हैं। तो सेकेंड आपका है हॉरिजॉन्टल केस टूल। These case tools automated transfer of information between the phases of life cycle, phases of life cycle, और साथ ही साथ these tools are also used in that particular phases also where output of one phase is input for another phase। जो कि रिस्ट्रिक्टनेस था हमारा भाई, फर्स्ट कैटेगरी में क्या था, एक बार में एक ही फेज में कर सकते हैं। इसमें सेकंड कैटेगरी में मोर देन वन फेज में आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे भी रिस्ट्रिक्शन था कि अगर कोई ऐसा फेज है जहाँ पे किसी एक फेज का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट वर्क करेगा तो वहां वो नहीं यूज कर सकते हैं। लेकिन इस केस में यहाँ पे आप इसको भी यूज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल केस टूल। हॉरिजॉन्टल केस टूल इज आल्सो बाइफरकेटेड इनटू टू फर्दर टाइप्स और कैटेगरीज। तो ए है फ्रंट एंड और अपर केस टूल, दोनों ही नाम से मिलेंगे, फ्रंट एंड या अपर केस।
फ्रंट एंड का मतलब आप सभी को पता है, दिस टाइप ऑफ केस टूल हेल्प इन क्रिएशन ऑफ यूजर इंटरेक्शन विद अ सॉफ्टवेयर, दैट इज GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो हम फॉर्म वगैरह बनाते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। फॉर्म जो यूजर इंटरेक्टिव पेज होते हैं, तो हॉरिजॉन्टल केस को इसलिए हमने यहाँ पे इस तरह से कैटेगराइज कर दिया। और कॉमनली हम इनको इसी तरह से जानते भी हैं, लेकिन हमको एक स्पेसिफिक नाम नहीं समझ में आ रहा था, वो हमने इस कैटेगरी में आकर के केस टूल के कॉन्टेक्स्ट में वो समझ लिया। ठीक है, दूसरा है, सेकंड कैटेगरी है आपका बैक एंड और लोअर केस टूल। बैक एंड और lower case tool. So this type of case tool used in database design as well as stored procedures, retrieval of information to the stored database and from the database or retrieve respectively. कुल मिलाकर के जो बैकएंड आप डिजाइन करते हैं या इंप्लीमेंट करते हैं, कनेक्टिविटी करते हैं फ्रंट एंड और बैकएंड की, इस तरह के जो भी टूल यूज होते हैं, इस तरह के वर्क में जैसा जो भी हम लोग टूल यूज करते हैं उसको हम लोग लोअर केस टूल कहते हैं। जैसे कि आपने बताया SQL सर्वर, ओरेकल, ये भी केस टूल है। आपने इनके थ्रू, इन डेटाबेस के थ्रू अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम मजबूत किया, स्टोर कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैंने ऑलरेडी बताया रिपोजिटरी का काम क्या होता है, स्टोर करने के साथ साथ आप उसको रिट्रीव भी कर रहे हैं, मतलब यूजर के कंसोल पे परफॉर्म करके रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्टोर भी कर रहे हैं, रिट्रीव भी कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है थर्ड, रिवर्स इंजीनियरिंग केस टूल। Reverse engineering case tool is processed or followed in order to find difficult, unknown and hidden information about software engineering system. There are some cases जहां पे आप मेंटेनेंस कॉल करते हैं, तो मेंटेनेंस जब कॉल हो गया या यूजर की आपको लग रहा है नीड अब बढ़ गई है। मेंटेनेंस दो तरह से होता है, ज्यादातर या तो आपने कहीं एक स्कोप छोड़ दिया हो फ्यूचर स्कोप का, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, then it will also known as maintenance in that particular category. It depends upon the role or the impression of the software engineer also. या यूजर अब आपके सॉफ्टवेयर से बहुत कन्विंस हो गया है और उसने नई रिक्वायरमेंट जनरेट कर दी है, तब भी हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा एग्जिस्टेंस में सॉफ्टवेयर है उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, उसको री इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी हमारी बनी रहती है हमेशा, ये स्कोप हमेशा बना रहता है। तो मेंटेनेंस के प्रोसेस में एक फॉरवर्ड इंजीनियरिंग होती है, एक रिवर्स इंजीनियरिंग होती है। हम लोग ज्यादातर रिवर्स इंजीनियरिंग पे ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, ज्यादातर इस पे हम लोग का फोकस बहुत ज्यादा होता है। टू मच डिपेंडेंसी अपॉन रिवर्स इंजीनियरिंग मेंटेनेंस के थ्रू ही। अभी हम आपको जब लास्ट में मेंटेनेंस बताएंगे तो मेंटेनेंस के दो मॉडल भी होते हैं, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग बेस्ड, रिवर्स इंजीनियरिंग। तो हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग को ही, बैकवर्ड इंजीनियरिंग को ही ज्यादा फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ने जब एसडीएलसी मॉडल डिस्कस किया था तो हमने इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था या उसको पढ़ा था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें कि आपको हर एक पर्टिकुलर फेज में बैक ट्रैक करने की पॉसिबिलिटी रहती है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। तो रिवर्स इंजीनियरिंग का अगर आपको एग्जाम्पल देखना हो तो इटरेटिव मॉडल बहुत ऑप्टिमम आपका एग्जाम्पल है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक है, तो जब भी मेंटेनेंस कॉल हुआ तो हमने पहले उसका डॉक्यूमेंट पढ़ा, डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद टेस्टिंग रिपोर्ट देखी, फिर कोडिंग पे चले गए, कोडिंग के बाद डिजाइन पे चले गए, जहां जहां आपको जरूरत है वहां चेंजेस करते रहे और फाइनली आपको आना पड़ेगा एनालिसिस में, जहां आपका एसआरएस है। इन सबको देखते हुए एसआरएस में चेंज किया,
ठीक, क्योंकि जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन फीजिबिलिटी वाला प्रोसेस तो ऑलरेडी मेंटेनेंस में हो जाएगा। देयर इज आल्सो स्कोप इन द मेंटेनेंस प्रोसेस कि आप इसको री कंसाइल कर सकते हैं और रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। तो वापस आकर के हमने फिर एनालाइज करते हुए एनालिसिस में और एसआरएस में जाके चेंज कर दिया और फिर फर्दर डिजाइन अपना स्टार्ट किया, कोडिंग की, टेस्टिंग की, मेंटेनेंस किया या इम्प्लीमेंटेशन किया। दिस इज रिवर्स इंजीनियरिंग केस। इनमें किसी की कोई भी प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं, किसी कोई टॉपिक ना समझ में आए they can also discuss। 3 टाइप के केस टूल होते हैं, वर्टिकल केस टूल, वर्टिकल केस टूल 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट कैटेगरी केस टूल, सेकंड कैटेगरी केस टूल। दूसरा हमारा होता है हॉरिजॉन्टल केस टूल, ये 2 टाइप्स के होते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। और थर्ड जो हमारा अलग से टाइप होता है वो होता है रिवर्स इंजीनियरिंग केस। इसके पॉइंट्स लिख लीजिए, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। हाँ भाई, किसकी क्वेरी है? किसकी क्वेरी है बेटे? आज 51 स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं। एक बार देख लीजिए सभी लोग। एकांश, मीटिंग को लेफ्ट नहीं करो भाई। अभी हम अटेंडेंस कॉल कर लेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी और रिकॉर्ड अगर एक बार हो गई तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। नोट कर लिया सबने? यस सर। ये मैं आज जो है नोट्स दूंगा। ये सारे नोट्स मैं आज आपको प्रोवाइड है। क्या किसी कोई क्वेरी है? सर हाँ सर, रिवर्स इंजीनियरिंग में जो आपने बताया मेंटेनेंस मतलब पूरे मॉडल का मेंटेनेंस की जो एसडीएसएल मेंटेनेंस फेज होता है उसके बारे में बता रहे हो? बेटा, मॉडल का मेंटेनेंस नहीं होता है, सॉफ्टवेयर का जो प्रोडक्ट बनाया है उसका मेंटेनेंस होता है। तो मेंटेनेंस मैंने आपको बताया ना कि मेंटेनेंस पूरे सॉफ्टवेयर का जरूरी नहीं है। अगर पूरे सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस का मतलब हो गया रिकंस्ट्रक्शन, वो एक अलग टर्म हो गया। मेंटेनेंस का मतलब होता है कि अगर हमारे 4 to 5 मॉड्यूल हैं, नाउ योर रिक्वायरमेंट इज इनलार्ज और आप कह सकते हैं थोड़ा स्प्रेड हो गया। अब मैं थोड़ा इसको और क्लियर कर देता हूं। जैसे आपकी 2 से 3 ब्रांच थी और आप ग्रोसरी या इन्वेंट्री का अपना एक काम करते हैं, उसके से रिलेटेड आपने सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें कुछ लिमिटेड आइटम्स रखते थे या आप समझ लीजिए एफएमसीजी के आइटम्स रखते थे। अब आपने क्या किया कि उसको थोड़ा और बढ़ा लिया। एफएमसीजी के साथ साथ आपको कहीं से लाइसेंस मिल गया, आपको फार्मा का एक लाइसेंस मिल गया जिसमें आप मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। तो आपने क्या किया, उसी के बगल में उसका पार्टीशन करके जो आपको नया
फार्मा का लाइसेंस बना हुआ है, वहां पे अपना एक मेडिकल स्टोर खोल लिया बड़े लेवल का, ठीक है। उसी के बगल में आसपास, बगल का मतलब बगल वाली दुकान में ना हो या उसी को आधा ना करें, हो सकता है नियर बाय 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, ठीक है, या दूसरे शहर में भी। अब उसको तो क्या हुआ, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती चली गई, आपने कहा ठीक है थोड़ा इंटीरियर में मेडिकल स्टोर खोलेंगे तो ज्यादा हमें फायदा होगा, लाइसेंस तो मिल ही गया। तो अब क्या किया, आप हमारे सॉफ्टवेयर से कन्विंस्ड हैं और लगभग इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर है, तो चाहे एफएमसीजी के लिए बना हो चाहे मेडिकल के लिए बना हो, हमें थोड़ा चेंज करना होगा। लेकिन हम ये भी चाह रहे हैं कि हमारा ये सॉफ्टवेयर जो है वो एफएमसीजी और मेडिकल दोनों को कंबाइन भी कर ले, जिससे कि हम अकाउंट जो हमारा ओरिजिनल है वो एक रखें, दिखाने वाला ऑडिट के लिए वो अलग अलग कर लेंगे, समझ रहे हैं। तो अभी इतना सारा काम आप देख रहे हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट में आज जो जो जितने पॉइंट मैं बताता चला जा रहा हूँ मेडिकल पॉइंट व्यू से, वो हमारे रिक्वायरमेंट में ऐड होता चला जा रहा है। हम उसको छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम उसको और बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, आप समझ रहे हैं। इसको हम लोग मेंटेनेंस कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग मेंटेनेंस कहते हैं। मेंटेनेंस का ये मतलब नहीं होता कि खराब हो गया उसके लिए उसको ठीक करना है, सॉफ्टवेयर में कुछ खराब कहाँ होगा, आप बताइए। कोडिंग तो बिगड़ जाएगी नहीं, पेज का कोई जो है फॉर्म बिगड़ेगा नहीं। हाँ ये जरूर हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि अभी तक आप अपने एक शहर में काम कर रहे थे, अब डिफरेंट सिटीज में काम कर रहे हैं, तो आपको उन सिटीज के ऑफिसेस या अपने आउटलेट या मेडिकल स्टोर या अपने एफएमसीजी को एक साथ कनेक्ट करना है, जिसमें हम लोग इंटरनेट का भी यूज करेंगे। लैन मैन वैन आपने पढ़ा है, तो हम लोग भले ही वैन ना यूज करें, हम लोग मैन से ही, जो मेट्रोपॉलिटन से ही काम कर सकते हैं, समझ रहे हैं। अगर बहुत पास सिटीज है, बहुत दूर, ज्यादा दूरी है, तो हम वैन के साथ जाएंगे। साथ ही साथ जो अभी टेक्नोलॉजी आप काम कर रहे थे, हो सकता है सी में ही आपका अच्छा प्रोग्राम चल रहा हो, बढ़िया सॉफ्टवेयर बन गया हो, ये इन्वेंट्री वाला चल रहा हो, लेकिन जहां पे टेक्नोलॉजी आपकी चेंज हुई, डेटाबेस बढ़ गया, तो एक्सेस से काम नहीं चलेगा, अब एसक्यूएल सर्वर या ओरेकल की जरूरत पड़ेगी, ठीक। सी प्रोग्रामिंग की जगह अब आप क्या कर रहे हैं, डॉटनेट का यूज कर रहे हैं, या जावा का यूज कर रहे हैं, या पीएचपी पे काम कर रहे हैं, ठीक। तो ये क्या हुआ, आपका बढ़ने लगा, यानी टेक्नोलॉजी चेंज होने लगी, तो मेंटेनेंस इसको भी हम लोग कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? सर बेसिकली अपडेशन होते रहना उसमें। होता रहना नहीं चाहिए बेटा। अपडेशन का मतलब तो हो गया कि जैसे नई नई इंफॉर्मेशन या कोई वायरस, जैसे इसको हम कहते हैं अपडेट कराना, वो होता है। अब अपडेशन तो ऑलरेडी दिया रहता है, अपडेशन का ऑलरेडी मॉड्यूल, अपडेशन एक अलग चीज है। जैसे हमारे यहाँ आइटम्स आ रहे थे, अब आपने एफएमसीजी में 2 प्रोडक्ट और बढ़ा लिए, तो हमने क्या किया, वो डेटाबेस में उन 2 प्रोडक्ट को ऐड करने का मॉड्यूल आपको बता दिया है, आप उसको ऐड कर लीजिए। मैं यहाँ टास्क अलग बात करने की कर रहा हूँ, समझिए। मेडिकल और एफएमसीजी अलग अलग चीज हैं, दोनों के अलग अलग आप कह सकते हैं एरियाज हैं, समझ रहे हैं? यस सर। हाँ, तो कहने को तो आपको लग रहा है अपडेशन, एडिशन, मॉडिफिकेशन, मेंटेनेंस, ये सब एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये डिफरेंस को जस्टिफाई हम और आप अपने टास्क से और लॉजिक से ही डिफाइन करेंगे या वेरीफाई करेंगे, ठीक है। हम किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट होकर के नहीं कह सकते कि नहीं ये नहीं आ सकता है, या हम ये नहीं कह सकते कि ये इसमें होगा। तो अपडेशन जो आप बता रही है वो मैं दूसरी बात बता रहा हूँ। अपडेट का मतलब तो ये होगा ना, जैसे अपडेट की बात करते हो, आपने अपडेट क्वेरी भी पढ़ी होगी कि हमारे आज रेट कुछ और थे, 2 दिन बाद रेट हमारे कुछ और हो गए, तो अपडेट वो है। इसको हम लोग मेंटेनेंस कहते हैं, इसको अपडेट नहीं कहते। आप समझ लीजिए, आज भी बहुत जगह कोबोल एक लैंग्वेज का नाम सुना है आपने? सुना है कि नहीं सुना है? कोबोल, COBOL। नो सर। फॉक्सप्रो का नाम सुना है? यस सर, कोबोल का नाम सुना है। फॉक्सप्रो का भी नाम सुना होगा।
यस सर। हाँ, इनमें भी प्रोजेक्ट बने हुए हैं और चल रहे हैं सक्सेसफुली, सक्सेसफुली चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी उनका काम था वो उसी में हैप्पी है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई नहीं कराया, उन्होंने अपने टास्क को उसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में मेंटेन करा दिया, मेंटेनेंस करा दिया। समझ रहे हैं? तो ये आप ही डिफाइन करेंगे, क्योंकि जहां आपने मेंटेनेंस का नाम दिया वहां कॉस्टिंग अलग हो जाएगी, अपडेशन में कॉस्टिंग अलग हो जाएगी, रिकंस्ट्रक्शन में कॉस्टिंग अलग हो जाएगी। नाम चेंज होगा, काम चेंज होगा और दाम भी चेंज होगा। भाई आप सभी लोग हैं घर में, सबका घर बना हुआ है और सब लोग घर में कुछ ना कुछ कराते ही रहते हैं। किसी का घर बना था, उनके यहाँ सीलन आ रही है, नमी आ रही है, अब उन्होंने क्या किया, प्लास्टर एक बार फिर से तुड़वाया और फिर से सही करा लिया। हम लोग इसको नाम क्या देते हैं, रेनोवेट करा रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन अब क्या करा रहे हैं इसको आप ही डिफाइन करते हैं, कॉस्ट के हिसाब से पता चलता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा घर ही गिरवा करके नया बनाने लगते हैं। आप समझ रहे हैं? तो उसको मेंटेनेंस नहीं कहते हैं। तो घर गिरवा करके नया बना दिया, या हमारा 2 मंजिल था, 2 मंजिल के बाद हमने उसको 3rd फ्लोर भी बनाने लगे, तो इसको क्या कहेंगे? ठीक है, इसको हम लोग मेंटेनेंस की कैटेगरी में लेके चले जाते हैं कि रिक्वायरमेंट हमारी जनरेट हो रही है नई, ठीक, लेकिन उसी के अंदर आपने काम कर दिया, रेनोवेट करा दिया, तो उसको हम लोग अपडेशन की कैटेगरी में ले जाते हैं और जिसका हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। समझ रहे हैं? टीवी रखा था, टीवी बदल दिया, नया टीवी ले आए, तो हमने क्या किया, टीवी तो अभी भी देख रहे हैं ना। तो थोड़ा समझना पड़ेगा कि हम लोग काम क्या करें, क्योंकि जैसे ही आप टर्म यूज कर देंगे अलग डिफरेंट, आपकी कॉस्टिंग भी बदल जाएगी। और कोई डाउट हो कोई पूछे। ठीक, नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ केस टूल। बड़ी सी हेडिंग ये मैंने हाईलाइट कर दी है, अंडरलाइन भी कर दी है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यहां से नोट कर लीजिएगा, नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ये भी देंगे तो इसमें बहुत सारा और भी मैटर है, ये आपको सूट नहीं करेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपने हिसाब से नोट्स में चीजें कर दी है, इसलिए आप नोट कर लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। दिख रहा है सबको कि मैं थोड़ा और इसका फॉन्ट बढ़ा दूंगा? दिख रहा है सर। अब मुझे लग रहा है और अच्छा दिखने लगा होगा। एडवांटेजेस ऑफ केस टूल में क्या क्या है, क्या क्या फायदे मिलेंगे अगर हम लोग केस टूल यूज करेंगे तो? एज स्पेशल एम्फेसिस placed on redesign as well as testing, the servicing cost of a product over its expected lifetime is considerably reduced। ठीक, केस टूल को हम लोग अगर यूज करते हैं या कोई प्रॉब्लम हल करते रहते हैं, उसके कोई कॉस्ट कोई चार्ज नहीं लगता। The overall quality of product is improved as an organized approach is undertaken during the process of development. This is also a benefit of case tool. Chances to meet real world requirements that are more likely and easier with a computer aided software engineering approach. जब different tool आप use कर लेते हैं तो आप कह सकते हैं ना, रियल वर्ल्ड रिक्वायरमेंट्स और ज्यादा अपडेट रहने का मतलब फुल्ली टेक्नोलॉजिकल साउंड होना। अपडेट का मतलब होना निकालिए, हम लोग टर्म जरूर यूज करते हैं, लेकिन किस रेफरेंस में वो टर्म यूज हो रहा है वो बहुत जरूरी है। जैसे हु का मतलब कौन होता है, लेकिन अगर किसी सेंटेंस के बीच में आ लग जाए तो उसका मतलब जो भी, यानी रेफरेंस के टर्म में भी हम लोग हु को यूज करते हैं।
चाहे वो वॉट हो, समझ रहे हैं? तो ये सब आपने ग्रामर में पढ़ा होगा। तो शब्दों का यूज किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। Case indirectly provides an organization with competitive advantage by helping ensure the development of high quality of products. जितना अच्छा टूल आप यूज करेंगे, जितना अच्छा इफेक्ट आप कस्टमर को देंगे, जितने अच्छे से आप कस्टमर के साथ डील करेंगे, वो आपको हमेशा एक एडवांटेज देगा। रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छी बनेगी आपकी, और जब रेपुटेशन बढ़ेगी तो कॉस्ट और प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपका बढ़ेगा। कॉस्ट रिड्यूस होगी। देखिए, कॉस्ट नेगेटिव टर्म, प्रॉफिट पॉजिटिव टर्म में फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्ट बढ़ने का मतलब, अगर आपने किसी की कॉस्ट बढ़ा दी किसी प्रोडक्ट की, तो जरूरी नहीं कि हर कस्टमर उससे सेटिस्फाई हो और वो नेगेटिव इम्पैक्ट लेके जाए। लेकिन उसी कॉस्ट में, रीजनेबल कॉस्ट में, अगर आपने क्वालिटी प्रोड्यूस की, प्रॉफिट गेन करने के और भी तरीके होते हैं, समझ रहे हैं? तो वो एक अलग एक लुक आपको देगा। और आप सब समझते हैं मार्केटिंग का भी, इसमें हम लोग ने जब MIS पढ़ा था तो उसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट में मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। बहुत सारी कंपनीज में एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि वो क्या करती हैं। अगर साबुन वो 5 रुपए का मिल रहा था तो वो आज भी 5 रुपए का ही मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे उसका वेट कम करते चले जा रहे हैं। मधुर सिंह? यस सर, ऐसा ही हो रहा है। हाँ, पता चला कभी 125 ग्राम की वो केक मिल रही थी, आज वो हो सकता है 90 या 80 ग्राम की मिल रही हो, लेकिन 5 रुपए में आज भी अवेलेबल है। तो ये थोड़ा सा इफेक्ट रहता है। क्वालिटी नंबर 1 है, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं किया उन्होंने, क्वांटिटी को घटा दिया, पैसे भी नहीं ज्यादा बढ़ाए, तो प्रॉफिट तो उनका तब भी हो रहा है। जो प्रॉफिट उनको पहले हो रहा था वही अभी भी हो रहा है, आज के टाइम के हिसाब से हो रहा है। कुछ इसके डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस भी है। डिसएडवांटेज हम नहीं कहते क्योंकि डिसएडवांटेज इनमें नहीं माने जाते हैं। पूछा जाए क्वेश्चन में तो आप जरूर कह दीजिएगा, लेकिन हम एक जो टर्म यूज करते हैं वो होता है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस ऑफ केस अप्रोच। तो आप देखिए क्या होते हैं लिमिटेशंस एक्चुअली है। तो पहला तो मैंने कॉस्ट का, तो यूजिंग केस टूल इज वेरी कॉस्टली। अगर आप केस टूल यूज करेंगे तो थोड़ी कॉस्ट आपकी बढ़ेगी। मोस्टली फर्म एंगेज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑन अ स्मॉल स्केल डू नॉट इन्वेस्ट इन केस टूल्स। खासकर छोटी कंपनीज ये फोकस नहीं करती है। That they think that the benefit of case are justifiable only in the development of large system. कॉमन एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि छोटे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते। आपके ही बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो आपके जानने वाले हैं, 12th तक आप लोग साथ में जिन्होंने पढ़ाई की थी, लेकिन अब वो किसी वजह से दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया उन्होंने। तो आप देखिए, बात करते होंगे वहां के और हमारे यहाँ के सिस्टम में बहुत फर्क है। वहां पे ऐसे बच्चे भी होंगे, ऐसे और बच्चे और टीचर के बीच का रिलेशन है कि वो एक दूसरे को जानते भी नहीं होंगे। टीचर ने शायद ही कभी उनसे बात की होगी। खासकर इस पैंडेमिक में तो बहुत सारे टीचर ऐसे जगह जहाँ पे उन्होंने फॉलो अप नहीं किया, बहुत दूर हो गए। बुलाया भी तो किस लिए कि आओ भैया प्रैक्टिकल है, आ जाओ इधर, या कोई और ग्रुप फोटोग्राफ है, या किसी दिन किसी मिनिस्टर का कोई एक विजिट होने वाली है। अदरवाइज कोई मतलब भी नहीं है। क्लास भी अगर चल रही है तो नाम मात्र की चल रही है, कोई भी मॉनिटरिंग नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं होती है। आप एक बार पूछिए कि आपके कलीग्स जहां भी किसी भी कॉलेज में पढ़ते होंगे, क्या उनके यहाँ रिकॉर्डिंग अपलोड होती है? मैं कहता हूँ एक दो जगह सिर्फ इसलिए क्योंकि हो सकता है ऐसे कुछ केस हो पॉसिबल। लेकिन अगर 10 कॉलेज BCA चला रहे हैं और सभी लोग इस समय ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं, तो एक दो को छोड़ दे तो 8 में, 7 में, 9 में नहीं हो रहा है। एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। यस सर। ठीक है। दूसरी बात, रिकॉर्डिंग की तो बात छोड़िए, क्या इस तरह का टाइम टेबल बना करके और आपको इंगेज करते हुए क्या वो क्लास चला रहे हैं? नहीं चला रहे।
मैं बता रहा हूँ, मुझे सब पता है। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में कम से कम नहीं तो 4 से 5 जगह वाइवा लिया है जाकर के, मुझे वहां की सबकी कंडीशन पता है, समझ रहे हैं? मुझे सबकी कंडीशन पता है, उस पे मैं कह रहा हूँ। नेक्स्ट है लर्निंग कर्व। इन मोस्ट केसेस प्रोग्रामर प्रोडक्टिविटी में फॉल इन द इनिशियल फेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बिकॉज यूजर नीड टाइम टू लर्न द टेक्नोलॉजी। मतलब लर्निंग कर्व का मतलब वो एकदम से अप नहीं होता है, वो धीरे धीरे जो है पीक पे जाता है। हम कोई भी अटेम्प्ट करते हैं, कोई भी मेथोडोलॉजी यूज करते हैं तो एकदम से हमको उसका एडवांटेज नहीं मिलता है। तो लर्निंग कर्व का भी यही मतलब हुआ कि थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक, बहुत सारे इसमें कंसल्टेंट ट्रेनिंग है, ऑन साइट सर्विसेज जो कि इसको एक्सेलरेट करने में हेल्प करते हैं। इस कर्व को ज्यादा से ज्यादा जो एकदम स्लाइड होता चला जा रहा है, स्लाइड होता चला जा रहा है, स्लाइड इन द टर्म की जो बहुत हमें रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, उसको स्ट्रेट करने में, जंप करने में, बूस्ट करने में काफी हेल्प करते हैं। ये एक थोड़ा लिमिटेशन है। और तीसरा टूल मिक्स। It is important to build an appropriate selection tool mix to earn cost advantage. Case integration and data integration across all platforms is extremely important. Different सारे tools हैं, हो सकता है किसी एक फेज में आप 3-4 टूल को यूज कर रहे हो, उनका कॉम्बिनेशन, उनका रिजल्ट, उनकी कंपैटिबिलिटी भी मैनेज करना एक चैलेंजिंग टास्क। सो दिस इज टूल मिक्स। ये सभी लोग लिख लीजिए, हेडिंग भी डाल लेंगे और उसके नोट्स को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पहले डिसएडवांटेज का लिख लीजिए, एक एक पॉइंट और हेडिंग डाल लीजिए। सर थोड़ा नीचे कर दीजिए, सर थोड़ा नीचे कर दीजिए, टूल में देखना। और नीचे कर देना है। बताना। यस सर ठीक है। अरे गरिमा सिंह, अभी अटेंडेंस का समय है, अभी चिंता ना करो। अगली क्लास कौन सी है? ठीक है सर। अभी तो समय है 3 मिनट। यस सर। तान्या भी एकदम परेशान हो गई, क्या जरूरत है? अभी बताएंगे ना। तान्या सारा काम कंप्लीट है, नोट्स पूरे बन गए? यस सर बने। तो इतनी जल्दी किस चीज की है? बोलेंगे, टाइम आपको देंगे बेटा।
चलिए अटेंडेंस सब लोग लिख दीजिए। अरे जाने के लिए नहीं कहा अभी। हार्दिक शर्मा आप ठीक हो बेटा? यस सर। चलिए ठीक है, नाउ यू कैन लीव। बेस्ट ऑफ